एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूजी और बाकी सभी लोग हकारी को बता रहे होते कि गोजो अब सील हो चुका है और साथ ही साथ कलिंग गेम भी स्टार्ट हो चुका है। और इधर ये सारी बातें सुनकर हकारी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि गोजो सील हो चुका है। तभी पांडा कहता प्रिंसिपल यागा भी अब नहीं रहे, जो सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी पांडा यूजी से कहता चिंता मत करो यूजी, वो शिबुया में नहीं मरे बल्कि वो हायर अप्स की वजह से मरे हैं। तब अपना यूजी कहता वो तो आपके डैड थे ना, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तब पांडा कहता कोई बात नहीं यूजी, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब हकारी कहता जो तुम लोग कह रहे हो वो सच है तो हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा जो लोग मेरी केयर करते थे उनकी अब ऐसी हालत हो चुकी है। वेल तो मैं इसके बारे में कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारी कलिंग गेम में हैंडल करने में मदद करूंगा। पर कोई गलत फहमी मत पालना, क्योंकि मैं ये सब कुछ तुम्हारे फ्रेंड के तौर पर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हम लोग इसके लिए एक डील करेंगे जिस वजह से तुम्हें कलिंग गेम के बाद मेरी मदद करनी होगी। तब इधर अपना पांडा कहता तुम जुजुत्सु रेगुलेशंस को चेंज करना चाहते हो, क्यों है ना, क्योंकि अब कर्स स्पिरिट के बारे में लोगों को पता चल चुका है, पर आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तब इधर मेगुमी कहता ये चाहे जो मर्जी चाहता हो, पर मुझे नहीं लगता कि ये इतना डिफिकल्ट हो सकता है। तभी इधर हकारी कहता आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जिस पर मेगुमी कहता वो इसीलिए क्योंकि मैं ज़ेनिन क्लैन का हेड हूँ। तब हकारी सोचते क्या सच में, मुझे गोजो और प्रिंसिपल यागा के लिए बुरा तो लग रहा है, पर इसका ज़ेनिन क्लैन का हेड होना मेरे लिए ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि अगर मेरे साथ बिग 3 फैमिलीज का सपोर्ट होगा तो रूल्स को चेंज करना आसान होगा। पर रियल प्रॉब्लम तो ये है कि आखिर इन सब के बाद मैं ज़ेनिन क्लैन को अपने फाइट क्लब पे कब्जा करने से कैसे रोकूंगा, पर अभी के लिए यही ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद वो स्माइल करते हुए मेगुमी से कहता है तो चलो हम दोस्त बन जाते हैं। फिर इसके बाद पांडा उन सभी को ये डिसाइड करने के लिए कहता है कि अब उन्हें किस कॉलोनी में जाना है। पर तभी वहाँ पर कलिंग गेम का शिकिगामी को गाने आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब मेगुमी कहता आखिरकार ये यूजी को प्लेयर्स में क्यों काउंट कर रहा है, हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो जिन लोगों को कंजाकू से कर्स टेक्निक और कर्स ऑब्जेक्ट मिला है वही ऑटोमेटिकली कलिंग गेम के पार्टिसिपेट बन सकते हैं, पर बाकियों को तो कॉलोनी के अंदर एंटर करना पड़ता है, क्यों है ना। पर यूजी तो कॉलोनी के अंदर एंटर ही नहीं हुआ है। तब यूजी को कंजाकू की बात याद आने लग जाती है, जहाँ पर उसने बताया था कि उसने बहुत सारे सॉर्सरर्स के साथ बहुत साल पहले इस चीज की डील की हुई होती है, और क्योंकि कंजाकू 1000 साल पहले एग्जिस्ट करता था तो उसे लगता है कि ये सब कुछ सुकुना की वजह से हो रहा है। शायद से सुकुना उन सॉर्सरर्स में से एक है जिन्होंने कंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, जिस वजह से वो कर्स ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। जिस पर मेगुमी कहता है तो क्या कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करना उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो सकता है, पर फिर भी ये काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि तुमने तो सुकुना की फिंगर्स अपनी मर्जी से खाई थी और मैंने उसे देखा भी था, तो आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। तो चलो फिलहाल के लिए इसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलो अब यूजी अपने कोगाने की मदद से हमें प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन दिखाओ। जिसके बाद यूजी कोगाने से प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए कहता है, जहाँ मेगुमी देखता है कासिमो ने एक रूल को ऐड किया है। वो देखता है कि कासिमो के पास 200 पॉइंट थे, लेकिन रूल ऐड करने के बाद सिर्फ उसके पास 100 ही पॉइंट्स बचे हैं। पर आखिरकार उसने ये रूल ऐड क्यों किया है, और अगर इसके पास इतने पॉइंट्स हैं तो इसने पक्का कुछ ही दिनों में कम से कम 40 लोगों को तो जरूर मारा ही है। और ये देखकर मुझे नहीं लगता कि इस रूल को ऐड करने के पीछे इसका कोई सही मोटिव होगा, पर लगता है अब हम कलिंग गेम को बिना किसी को मारे इसे आगे बढ़ा सकते हैं। जिसके बाद मेगुमी कहता है तो कोगाने मुझे सिर्फ वही प्लेयर्स दिखाओ जिसके 100 या उससे ज्यादा पॉइंट्स हैं। जिस पर कोगाने मना करने लगता है, क्योंकि वो यूजी के अलावा किसी और के ऑर्डर्स नहीं मानता। पर यूजी उसे वैसे ही करने के लिए कहता है जैसा कि मेगुमी उसे करने के लिए कह रहा था। और मेगुमी कहता है सुमिकी जैसे लोग जो कि बैरियर्स के अंदर फंस गए हैं, उनके अलावा सारे 500 सॉर्सरर्स इस टाइम नई बॉडी के अंदर हैं। उन्होंने किसी न किसी कारण से कंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो शायद से उनमें से किसी का कलिंग गेम में पार्टिसिपेट लेने का मन ना हो, तो इसीलिए हमें किसी ऐसे प्लेयर को ढूंढना होगा जिसके पॉइंट्स कासिमो की तरह ही हो और उसे रूल्स को ऐड करने में कोई इंटरेस्ट ना हो, ताकि हम उस पर दबाव डाल के एक ऐसे रूल को ऐड करवा सके जिससे कि सुमिकी और उसके जैसे लोग कलिंग गेम से बाहर निकल सके। तभी कोगाने दिखाता वहाँ पर कासिमो की तरह एक और प्लेयर है जिसका नाम हमें बताया जाता है हिगुरोमा। जिसके बाद मेगुमी कहता है सबसे पहले हमें 8th रूल का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर एक प्लेयर के स्कोर 19 दिनों तक सेम ही रहेंगे तो वो मारा जाएगा, जिस वजह से हमें एक ऐसा रूल ऐड करवाना होगा ताकि हम उन पॉइंट्स को अपने साथियों के साथ एक्सचेंज करवा सकें, जिस वजह से अगर हम पॉइंट्स को एक्सचेंज करते भी रहेंगे तो हमें मरना नहीं पड़ेगा। और अगर पॉसिबल हो तो हम एक ऐसा रूल भी ऐड करवाएंगे जिससे प्लेयर पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इस गेम से बाहर निकल सके। जिस पर हकारी कहता पर इससे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट वाले रूल पर असर नहीं होगा। मेगुमी कहता ऐसा हो सकता है, पर शायद ये इस कंडीशन पर काम करे कि एक प्लेयर गलती से एक सब्स्टिट्यूट नॉन प्लेयर को गेम में ले आया है। जिस पर हकारी कहता पर ये रूल मानना या न मानना ये तो कुगाने की मर्जी होगी, क्यों है ना। जिस पर मेगुमी कहता ये सब कुछ तो बाद में देखा जाएगा, पर अभी के लिए हमें ये तो पता है कि अभी हमें क्या करना है। जिस वजह से हम प्रिजन रैम सील को तोड़ने वाली एंजल को ढूंढते हुए कासिमो और हिगुरोमा को भी टारगेट करेंगे और उन्हें ढूंढ निकालेंगे। फिर इसके बाद हमें हिगुरोमा के बारे में बताया जाता है, जो कि पेशे से एक लॉयर है जो कि हर समय अपने क्लाइंट्स की मदद करना चाहता है। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है दरअसल हिगुरोमा के क्लाइंट पर इल्जाम था कि उसने एक माँ और बेटी को खत्म कर दिया है, और इसी केस के चलते हिगुरोमा अपने असिस्टेंट
को काफी सारा काम सौंप देता है। तभी हिगुरुमा के असिस्टेंट को पता चलता है कि हिगुरुमा एक अच्छा वकील नहीं है, बल्कि वो तो अपने पुराने क्लाइंट का भी केस हार गया था, जिस वजह से उसे काफी बुरी पेनल्टी मिली। लेकिन फिलहाल के लिए हिगुरुमा इस केस पर काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था। वो अपने क्लाइंट को बचाने के लिए हर एविडेंस इकट्ठा कर रहा था और कोर्ट की हियरिंग के दिन वो अपने क्लाइंट को बचा भी लेता है। और ये केस हिगुरुमा ने कैसे जितवाया? दरअसल हिगुरुमा ने अपने क्लाइंट की सीसीटीवी फुटेज दिखा दी थी, जिससे ये साबित हो गया कि हिगुरुमा का क्लाइंट क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था। और हिगुरुमा का क्लाइंट काफी ज्यादा खुश होते हुए हिगुरुमा को थैंक्स कहने लगता है। लेकिन हिगुरुमा अपने क्लाइंट से कहता है कि तुम्हें इतने जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेकंड ट्रायल अभी बाकी है। और हम देखते सेकंड ट्रायल का भी दिन आ जाता है और उस सेकंड ट्रायल में हिगुरुमा का क्लाइंट गिल्टी प्रूफ हो जाता है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से बताया जाता है कि चाकू उसी के पास से मिला था। लेकिन असल में हिगुरुमा के क्लाइंट ने वो क्राइम नहीं किया था, जिस वजह से हिगुरुमा के क्लाइंट को सजा सुना दी जाती है। और सजा होने के साथ ही उसका क्लाइंट उसे काफी ज्यादा गंदी नजरों से देखने लगता है। और इसी वजह से हिगुरुमा को अपने पिछले हारे हुए केसेस भी याद आने लग जाते हैं। और हिगुरुमा सोचता है कि पिछले केस वाला बंदा भी मुझे ऐसे ही देख रहा था। लेकिन दरअसल हिगुरुमा अपने क्लाइंट को हमेशा बचाने की कोशिश ही करता है। और तभी वहाँ पर हमें हथौड़ा मारने की आवाज आती है और हम देखते वो हथौड़ा किसी और ने हिगुरुमा ने बजाया था। और तभी हमें हिगुरुमा की कर्स टेक्निक रिवील की जाती है और हिगुरुमा कहता है वी आर हैविंग अ रीट्रायल। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। हाँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।